हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस पार्ट 2 लेट्स कंटिन्यू, जिसमें हम आफ्टर 12 जितने भी सब्जेक्ट्स की नॉलेज आपके साथ है डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ लाए हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट अंडर आर्टिकल 12 फॉर द पर्पस ऑफ द फंडामेंटल राइट। अब देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमें बताता है, जिसमें आपके पास राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम, रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इस तरीके के जो राइट्स हैं वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपके पास वो सारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो हमारे साथ डिस्कस किए गए हैं। राइट, अब सवाल ये उठता है कि फंडामेंटल राइट क्या है। तो फंडामेंटल राइट गारंटी है एक तरीके की। किस टाइप की गारंटी है? ये ऐसी गारंटी है, ये ऐसे राइट्स हैं जो ग्रांट्स किए जाते हैं सिटीजन्स को और कुछ सिचुएशंस में नॉन सिटीजन्स को भी। तो ये एक टाइप की गारंटी है और ये गारंटी है अगेंस्ट द स्टेट, जिसमें फंडामेंटल राइट प्रोहिबिट करते हैं स्टेट को कि किसी भी तरीके की कोई एक्ट नहीं कर सकते जो इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। राइट, तो अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है स्टेट को कि वो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे, रिलीजन, कास्ट, रेस एक्सेट्रा। तो अगर कभी भी स्टेट जो है वो फंडामेंटल राइट को अब्रिज करती है या इन्फ्रिंज करती है इंडिविजुअल के, अगर फंडामेंटल राइट्स को अगर स्टेट अब्रिज करती है या फिर इन्फ्रिंज करती है, तो ऐसे केस में जो एग्रीव्ड पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी स्यू कर सकती है स्टेट को। अब सवाल ये उठता है कि स्टेट यहाँ पर कौन है, किसके अगेंस्ट में जो एग्रीव्ड पार्टी है वो स्यू कर सकती है। तो वही क्वेश्चन का जवाब हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली हमें ये पता है कि हमारे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट बताए गए हैं। फंडामेंटल राइट सिटीजन्स को एक गारंटी है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कि अगर स्टेट उसके फंडामेंटल राइट को छीनने की कोशिश करती है, एक्सप्लॉइट करती है, तो वो एग्रीव्ड पार्टी जो है स्टेट के अगेंस्ट स्यू कर सकती है कोर्ट में। अब ये सवाल उठता है कि यहाँ पर स्टेट का मीनिंग क्या है। तो आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन करा गया है। तो इसके अंदर आर्टिकल 12 की डेफिनेशन में 4 पॉइंट्स आपके सामने मेंशन है। पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज क्लियर। फिर है आपके पास स्टेट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ये भी ओके है। थर्ड पॉइंट और जो फोर्थ पॉइंट है वो काफ़ी इंक्लूसिव पॉइंट है। इंक्लूसिव मतलब ये पूरे तरीके से क्लियर नहीं है, इसमें और चीज़ें भी इसके एम्बिट में ऐड हो सकती हैं। जैसे कि इसमें लिखा है लोकल अथॉरिटीज़ और लिखा है फोर्थ में अदर अथॉरिटीज़। अब देखिए, जहाँ वर्ड अदर आता है अपने आप ही उसका जो स्कोप हो जाता है वो बहुत वाइड हो जाता है। राइट, तो ऐसे केस में अगर लोकल अथॉरिटीज़ के कुछ एग्जांपल दिए जाए, जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आपके पास होती है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होती है, पंचायत होती है, लोकल अथॉरिटीज़ मिलती है, कुछ एग्जांपल्स हैं। उसके बाद अदर अथॉरिटीज़ की बात करी जाए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आपके पास कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं अगर हम अदर अथॉरिटी की बात करें। लेकिन जो स्टेट की आर्टिकल 12 में ये डेफिनेशन दी गई है, अगर हम फर्स्ट और 2 पॉइंट को छोड़ दें तो जो थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट है इनका वाइड स्कोप है, यानी इनमें और चीज़ों को भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो इन पर हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि लोकल अथॉरिटी का क्या मतलब है। तो सेक्शन 331 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट में लोकल अथॉरिटी को बताया गया है, लोकल अथॉरिटी शेल मीन अ म्यूनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी ऑफ पोर्ट कमिश्नर और अदर अथॉरिटी legally entitled or entrusted by the government the control and management of the municipal or a local fund। तो अगर किसी भी अथॉरिटी को, किसी भी कमेटी को, किसी भी बोर्ड को, किसी भी कमीशन को अगर ये अथॉरिटी दी जाती है कि जो लोकल फंड है और जो म्यूनिसिपल फंड है उस पर आप पूरा कंट्रोल कर सकते हो, मैनेजमेंट कर सकते हो, तो उन सभी को लोकल अथॉरिटी के एम्बिट में या उसकी डेफिनेशन में ऐड किया जा सकता है। अब फोर्थ पॉइंट है हमारे पास अदर अथॉरिटीज़। तो अदर अथॉरिटी को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन बना रहा, लेकिन फाइनली एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने 6 फैक्टर लेट डाउन कर दिए जो ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी अथॉरिटी को आप स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे या नहीं। तो एक इम्पॉर्टेंट केस हमारे पास हुआ अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 6 फैक्टर टेस्ट रखा, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल, कॉरपोरेशन और एजेंसी जो है वो आर्टिकल 12 की डेफिनेशन में स्टेट की डेफिनेशन के अंडर पड़ेगा या नहीं। अब वो 6 फैक्टर्स क्या हैं? तो वो 6 फैक्टर्स हैं, अगर स्टेट प्रोवाइड करती है उस अथॉरिटी को या उस कॉरपोरेशन को सारा फंड, पहला पॉइंट, कॉरपोरेशन इंजॉय स्टेट प्रोटेक्टेड मोनोपोली, या फिर जो आपके पास स्टेट है उसको सारी प्रोटेक्शन जो है वो किससे मिली हुई है, उसको पूरी मोनोपोली दे रखी है कि इसके अलावा कोई भी और इस फील्ड में एंटर नहीं कर सकता।
तो फर्स्ट पॉइंट हो गया अगर स्टेट प्रोवाइड करती है सारे फंड। सेकंड, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन जो है या वो कॉरपोरेशन जो है वो मोनोपोली जो है वो इंजॉय कर रही है बिकॉज उसे गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया हुआ है। जैसे कि एग्जांपल है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन, तो इन्हीं के पास राइट है न्यूक्लियर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको तैयार करने का। थर्ड है वो गवर्नमेंट की तरह फंक्शन करती है। तो फर्स्ट हो गया अगर आपके पास जो फंडिंग है वो पूरे तरीके से स्टेट से आती है। एंड सेकेंडली वो कॉरपोरेशन जो है वो स्टेट के द्वारा दी गई ऑटोनॉमी या फ्रीडम मोनोपोली को इंजॉय कर रही है, जैसे न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन हो गया। थर्ड, इट्स फंक्शन लाइक अ गवर्नमेंट। फोर्थ है जो उस ऑर्गेनाइजेशन का एंटायर शेयर कैपिटल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगा रखा है, जैसे पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया। इसके अलावा एक फिफ्थ पॉइंट है इफ द गवर्नमेंट ट्रांसफर्ड एनी डिपार्टमेंट टू कॉर्पोरेशन। अगर गवर्नमेंट का ही कोई डिपार्टमेंट किसी कॉर्पोरेशन को दिया गया है तो उस पर इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का ही कंट्रोल रहेगा डेफिनेटली। या फिर सिक्स फैक्टर हो सकता है जहां पर डीप एंड प्रिवेसिव कंट्रोल है स्टेट गवर्नमेंट का। एक एग्जाम्पल से हम इस पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट केस हुआ आरडी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। अब इसमें क्या हुआ, इसमें फंडामेंटल राइट जो है अब्रिज हुए। अब सवाल ये उठा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है अगर स्टेट की डेफिनेशन में आती है तभी ये माना जाएगा कि उन्होंने फंडामेंटल राइट को अब्रिज किया है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड करना था कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो आर्टिकल 12 की डेफिनेशन स्टेट में पढ़ती है या नहीं। अगर वो स्टेट की डेफिनेशन में पढ़ेगी तभी तो वो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रही होगी और तभी उसके अगेंस्ट जो है वो रिट दायर की जा सकती है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के बारे में कुछ जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिए उसमें ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी को जो सारा फंड दिया हुआ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। सबसे पहली बात तो ये पार्लियामेंट के एक एक्ट के थ्रू बनकर आई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट के थ्रू ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है, चाहे वे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, पर ये पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू जो है इसका जन्म हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, गवर्नमेंट जो है इसको पूरे तरीके से फंड दे रही है। तीसरी बात, जो इसके चेयरमैन हैं और जो इसके मेन मेंबर्स हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर रही है। चौथी बात, इसके जो अथॉरिटीज़ हैं उनको शिफ्ट करने का जो डिसीजन है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें नज़र आया कि यहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है। आप देखिए फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर आपको मिल रहा है, एंटायर शेयर कैपिटल गवर्नमेंट की है और ये कहीं ना कहीं डीप एंड प्रिवेसिव कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट है। तो अगर ये 6 फैक्टर्स आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कॉर्पोरेशन, किसी इंडिविजुअल में दिखते हैं तो हम उसे अदर अथॉरिटी के एम्बिट में ऐड करके स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी आपके पास स्टेट की डेफिनेशन में आएगी, राइट। एक और क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्या जुडिशरी को स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाता है? तो इस सवाल का जवाब है हाँ, बट रिट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द जुडिशरी ऑर्डर। तो आई होप कि आपको स्टेट की डेफिनेशन जो है वो क्लियर रही होगी और कम टाइम में कंसेप्ट ज़्यादा, यही हमारे वीडियोस के पीछे फंडा है। तो आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इन्हें शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।